नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 27 अप्रैल है। एक दिन के बाद यानी परसों 29 अप्रैल को आखिरी फेज के मतदान पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। 5-6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएंगे और फिर सबको इंतजार होगा 4 मई का। 4 मई को सभी स्टेट के एक साथ रिजल्ट आएंगे। आसाम के आएंगे, पश्चिम बंगाल के आएंगे, तमिलनाडु के आएंगे, सारे स्टेट के जितने में, केरल के आएंगे। जितनी जगह चुनावें हुई हैं, सब स्टेट के एक साथ रिजल्ट 4 मई को आएंगे। तो जाहिर है पंजाब, पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आएगा। 29 तारीख के मतदान के लिए आज शाम सारे प्रकार के कैंपेन बंद हो जाएंगे। कल से ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। सीआरपीएफ के जवान एक्टिव हैं। पिछले फेज में भी आपने देखा होगा, और जो हमारे सहयोगी वहां गए थे उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी थी वो आपने देखा होगा, और वो स्वयं पुलिस में रहे हैं, तो उनके तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पहली बार बिहार जैसे स्टेट में भी 1 लाख सीआरपीएफ के जवान थे मैक्सिमम चुनाव के दौरान। 3 लाख सीआरपीएफ के जवान डटे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। 3 लाख। और उसके अलावा जो बंगाल पुलिस के जो जवान हैं वो अलग है, और कहीं कहीं तो विशेष टुकड़ी भी, हो सकता है कि सेना की टुकड़ी, वो भी चाक चौबंद हो। स्टेट इंटेलिजेंस की जो टीम है वो चाक चौबंद है, और नेशनल इंटेलिजेंस एनआईए की टीम भी वहां पर चाक चौबंद है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में नहीं हो। और कोशिश हो रही है कि फ्री एंड फेयर चुनाव पश्चिम बंगाल में इस बार इंश्योर कराया जाए। भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं इलेक्शन को लेकर के, खाली चुनाव आयोग ही नहीं, चाहे वो डिफेंस की हो या सुरक्षा बलों की हो, सारी एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में चुनाव संपूर्ण पारदर्शी हो और फियरलेस हो। प्रथम फेज में तो होता हुआ दिखा भी। अब द्वितीय फेज जो परसों है उसमें वोटिंग होनी है। सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। 152 सीट पर वोटिंग हुई थी फर्स्ट फेज में, जिसमें 110 सीट के आकलन किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी पार्टी के लिए। उनका कहना है कि 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का बयान तो अलग है। वो कह रहे हैं 125 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। फर्स्ट फेज के 152 सीट में से 125 सीट, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% का स्ट्राइक रेट है। बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो और टीएमसी हो, बस चुनाव मैदान में है, यही समझ लीजिए। लेकिन अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात पर ना भरोसा करें और केंद्रीय गृह मंत्री की बात पर भरोसा करें, क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्शन के जो स्ट्रैटेजी है बड़ी पैनी नजर रखते हैं किसी भी स्टेट के इलेक्शन पर और नेशनल इलेक्शन पर भी, तो उनके हिसाब से उनके पास फीडबैक आया होगा कि भाई कहां पर किस प्रकार की वोटिंग हुई है। और ये जो टर्नआउट है 92% का, कहीं कहीं तो 93% का टर्नआउट है, ये जो वोटर टर्नआउट है, ये टर्नआउट भी संभवतः नरेंद्र मोदी की पूरी टीम को, खासतौर से अमित शाह जी को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। और उनको लग रहा है कि पहली बार हिंदू कंसोलिडेशन होने जा रहा है। और दूसरी बात कि जो डरे हुए हिंदू थे वो उन्होंने घर से बाहर कदम निकाला है, और भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने दोनों ने वोटर के मन में ये विश्वास दिलाया है कि आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ना तो मतदान के दिन और ना ही मतदान के बाद। सिंडिकेट के जो गुंडे होते हैं, पहले लेफ्ट के लिए ये काम करते थे और आजकल वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जो कोई भी पार्टी आएगी कल को, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे, आप पक्का मान के चलिए। ये एक संस्कृति बन गई है। तो जो गुंडे कल तक लेफ्ट में थे वो आज टीएमसी में हैं। कोई अचंभित नहीं होइएगा कि वो सारे गुंडे पूरा का पूरा ट्रांजिशन उनका हो जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और वो आ जाए।
तो वो जो गुंडे होते हैं वो वोटर को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने हमारे चॉइस की पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम चुनाव बाद तुमको देखेंगे, और चुनाव बाद उसको वो परेशान करते रहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस भाव को लोगों में भरने में कामयाबी हासिल कर ली है कि मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। और ये पैरामिलिट्री के जवान है ना, सीआरपीएफ के जवान है ना, पुलिस है ना, ये सब आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, वोटिंग के दिन भी और वोटिंग के बाद भी। तो उसका असर अब बंगाल के मतदान पर पड़ता हुआ दिखा प्रथम फेज में। और दूसरे फेज में अगर यही सिनेरियो रही, 92, 95, 93% तक वोटिंग हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बना लेगी। लेकिन टीएमसी भी अपना दांव खेल रही है, लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, और वो तो एक प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये सब तो हुई चुनावी बातें, लेकिन 4 मई के बाद अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, जिसका कि पूर्वानुमान बीजेपी के नेता लगा रहे, हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा पूर्वानुमान लगाते हैं, पिछली बार भी लगाया था 2021 में भी, लेकिन 2021 में प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सके, ट्रिपल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकेगी, डबल डिजिट में ही फंसी रहेगी। मतलब 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करेगी, वही हुआ भी। 80 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकी, 70, 72, 75 सीट के आसपास बीजेपी के पास रही। तो क्या 2021 दोहराया जाने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार। और इस बार अगर बीजेपी जीतेगी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बात का द्योतक है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होने की तरफ बंगाल बढ़ रहा है, और वो विक्ट्री टिल्टेड टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रही है। ये हार्ड कोर पॉलिटिकल फीडबैक्स हैं वहां पे। हालांकि टीएमसी अभी भी दावा कर रही है कि वो 160-70 सीटें, मतलब जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए, वो मिल जाएगा। 144 से के करीब चाहिए या उससे थोड़ा सा अधिक चाहिए मेजॉरिटी के लिए, वो उनको मिल जाएगा। 5 मई को क्या होगा और 4 मई के बाद आने वाले सप्ताह में क्या होगा? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कैंपेन में कि 5 मई को टीएमसी के सारे गुंडे आपके दरवाजे पर नाक रखेंगे। ये तो है इलेक्शन का, अपने मतदाताओं को जागृत करने का, उसको आंदोलित करने का, बड़ी से बड़ी संख्या में उनको घर से निकालने का एक भाषण है, ललकार है कि आप डरो मत। लेकिन बात वहां नहीं है। खबरें आ रही हैं कोलकाता के पावर सर्कल से कि कुछ लोग मई के प्रथम या दूसरे सप्ताह में बंगाल छोड़ देंगे। बंगाल भी नहीं, हो सकता है देश छोड़ दें। और उसमें जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे प्रमुख नाम है श्रीमान अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी के फाइल केंद्र सरकार तक है मौजूद। माइनिंग का फाइल है, अवैध माइनिंग का, और शिक्षकों की बहाली के में करप्शन का। ये दो गंभीर मामले हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम प्रमुखता से लिया गया है। टीएमसी के अन्य नेताओं का भी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का भी है, जिसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के सिब्बल से लेकर के तमाम बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं कि कैसे भी करके अभिषेक बनर्जी को बचाओ। लेकिन अब वो जो करप्शन के चार्जेस हैं वो चार्जेस खुलेंगे, और इसमें कोई किसी भी प्रकार की दुहाई नहीं दी जा सकती है उनके पक्ष में। तो अभिषेक बनर्जी, श्रीमान अभिषेक बनर्जी की हालत पुख्ता हो, एकदम से पाख्ता होने वाली है, होश पाख्ता होने वाली है। और ममता बनर्जी तो चाहती हैं कि नहीं, वो तो देश नहीं छोड़ेगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में खबर आ रही है कि वो देश छोड़ सकते हैं। उनको लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी इंश्योर हो जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी शिथिल है,
सीबीआई अभी शिथिल है, लेकिन जिस तरह से चुनाव पूर्व सीआरपीएफ के जवानों ने पहले पहले फेज के चुनाव के पहले 800 से 1000 लोगों को अरेस्ट किया या डिटेन किया, और दूसरे फेज के चुनाव से कुछ टेररिस्टों को, जो कट्टरपंथी टेररिस्ट हैं, उसमें संभवतः इस्लामिक टेररिस्ट का नाम लिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है दूसरे फेज के चुनाव के पहले। मतलब ममता बनर्जी बाय हुक एंड क्रोक इस चुनाव को जीतना चाहती है, और वो आखिरी लड़ाई लड़ रही है अपने ध्रुव को बचाने के लिए। और ये बात तय मान के चलिए कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती है तो ममता बनर्जी शांत नहीं बैठेंगी पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए बीजेपी के लिए परेशानी का सबब होने वाला है। चौथी बार अगर ममता बनर्जी बंगाल की कुर्सी पर विराजमान हो जाती है तो फिर वो मोदी को शांति से बैठने नहीं देंगी, आप पक्का मान करके चलिए। अजेय नेता वो हो जाएंगी इंडिया ब्लॉक की। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं, हालांकि गांधी परिवार के विरोधी हो गए हैं आजकल, राहुल गांधी के विरोधी हो गए हैं, जो G20 है, G23 नेताओं की जो चौकड़ी है, उसमें से एक है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर तो खुलेआम कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधित्व अगर कोई करने लायक है तो ममता बनर्जी है। लेकिन ये उनका स्टॉक फॉल कर जाएगा 4 मई को, अगर ममता बनर्जी के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मणिशंकर अय्यर ये कहने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ममता बनर्जी खुद को रिपीट कर गई चौथी बार, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगी, और फिर डील हो सकती है। अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर डील हो सकती है, आईपैक के मुद्दे पर डील हो सकती है। आईपैक का मामला ऑलरेडी फंसा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, गोवा तक पैसा पहुंचा है और कहां कहां पैसा पहुंचा है, इस पूरे का डेटा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है। तो सिर्फ आईपैक नहीं, कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग नहीं, टीचर भर्ती का घोटाला नहीं, और भी कई मामले खुलेंगे जो ममता बनर्जी के गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। 3 दशक में बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई है, वहां कोई नया इंडस्ट्री नहीं आ सका। याद कीजिए नंदीग्राम के केस को, जब नंदीग्राम और सिंगूर इन 2 जगहों पे टाटा ने अपना नैनो का प्लांट वहीं लगाया था, लेकिन सुश्री ममता बनर्जी के भारी विद्रोह से, उस वक्त वो अपोजिशन में थी, विद्रोह कर रही थी, भारी विद्रोह की वजह से टाटा को अपना प्लांट वहां से हटाना पड़ा और गुजरात में लगाना पड़ा, मतलब वहां से भागना पड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर टाटा मोटर्स का वहां पर प्लांट होता और टाटा की पैसेंजर कार वहां से बनती, आज नैनो बंद हो चुका है, लेकिन टाटा की दूसरी गाड़ियां बन रही हैं। टाटा के फ्लीट ऑफ कार्स, ये ईवी के भी प्रोजेक्ट्स बड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ईवी के, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। अब इसी से कल्पना कीजिए कि अगर टाटा पश्चिम बंगाल में बना रहता तो आज ऑटोमोबाइल में पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति होती, और अगर एक इंडस्ट्री वहां पर एक अच्छा खासा रोजगार दे रहा होता तो उसके जो सब्सिडियरी रोजगार हैं वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता। तो केवल एक ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री नहीं था टाटा का, इसके अलावे भी अगर कंड्यूसिव वातावरण टाटा को मिल रहा होता अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, तो टाटा अन्य चीजों का भी बिजनेस सेंटर पश्चिम बंगाल को चुन सकता था। अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे बड़ा हब था व्यापार का, कोलकाता सबसे बड़ा हब था, व्यापारिक नगरी थी कोलकाता, जो अब मुंबई हो गई है। मुंबई और कोलकाता बराबर चल रहा था, लेकिन अब क्या है, मुंबई कहां है और ये फर्श पर है, मुंबई अर्श पे, कोलकाता फर्श पे। तो ममता बनर्जी पिछले 3 दशक में पलायन उद्योग के अलावा कुछ भी फ्लरिश नहीं कर पाई। जो स्थिति बिहार की है वही स्थिति कमोबेश पश्चिम बंगाल की है। बिहार में तो फिर भी मजदूर यहां से पैसे भेज रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और
कोविड के दौरान वहां पर रुके थे। बंगाल में भी मजदूर लौट के गए होंगे, लेकिन बिहार में तो फिर भी कुछ ना कुछ रास्ते पर आ रही है अर्थव्यवस्था। लेकिन पश्चिम बंगाल की तो स्थिति बहुत नाजुक है। करप्शन एक तरफ है और दूसरा स्टेट और केंद्र के बीच में जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से इकोनॉमिक गतिविधि पूरी तरह से बाधित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने में लगे हुए हैं कि डबल इंजन की जब सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल ग्रोथ की पटरी पर आगे बढ़ेगा। लेकिन उस ग्रोथ की पटरी पर आगे बढ़ाने में, नहीं बढ़ाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नेंस के करप्शन की है। करप्शन की तो भूमिका वैसे हर प्रदेश में है, कोई प्रदेश अछूता नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश क्यों ना हो, वहां भी बहुत भयंकर करप्शन है, भयंकर। आप इससे अछूता नहीं है कोई भी स्टेट और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ममता बनर्जी का स्टेट करप्शन का सिंबल बना हुआ है और उसमें उनके परिजन इन्वॉल्व है। अभिषेक बनर्जी का नाम है, जो उनकी एक प्रकार से लिगेसी को संभालने वाले नेता है, वारिस हैं, पॉलिटिकल वारिस हैं, उनके खानदान के भी वारिस हैं और पॉलिटिकल वारिस भी हैं। तो ये जो पॉलिटिकल वारिस के ऊपर अब कानूनी शिकंजा कसेगा, तो मान के चलिए कि 5 मई के बाद ममता बनर्जी के नियर और डियर विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक्टिव होगी। और आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, सजा नहीं होती है किसी को, परेशान करती है, उसको तोड़ देती है। तो ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी, और इसके आधार भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ममता बनर्जी को भी तोड़ने का प्रयास करेगी बीजेपी 5 मई को, अगर अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल जाती है तो, जिसकी संभावना अभी तत्काल दिखाई पड़ रही है ज्यादा। तो इंतजार कीजिए 5 मई का, 4 मई की संध्या का इंतजार कीजिए। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि करप्शन में कौन कौन लोगों की किस किस की लिस्ट बनी है। बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट बनी है, कोई अछूता नहीं होगा। पता नहीं महुआ मोइत्रा कहाँ जाएंगी, सबका नाम आएगा बारी बारी से। कितने लोग इन्वॉल्व हैं, टीएमसी टूट सकती है, सांसद इधर आ सकते हैं, एमएलए जो जीतेंगे वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने एमएलए हैं जो साफ सुथरी छवि के हैं, कितने हैं जो भ्रष्ट होंगे। ये सबका एक पूरा फैक्ट शीट तैयार होगा और फैक्ट शीट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगली मूव क्या होगी। और अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो शुभेंदु अधिकारी का तो स्टेटेड स्टैंड है, ममता के परिवार के खिलाफ उनका जबरदस्त एंटी करप्शन मूवमेंट चालू होगा। आपको याद होगा 1700-1900 वोट से ही पिछली बार शुभेंदु अधिकारी जीते थे भवानीपुर में। इस बार फिर से उनकी जीत ऑलमोस्ट पक्की है। और ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं और इनका आंकड़ा 2021 के ही तरह भारतीय जनता पार्टी का रह जाता है, टीएमसी का, तो समझिए इनके लिए स्थिति बहुत ही नाजुक होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी का आज का टैली है वो टीएमसी का हो जाए और टीएमसी का टैली बीजेपी का हो जाए। लोग तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उन्हें 200 सीटें मिल रही हैं। अब देखिए 4 मई को क्या होता है। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी के पक्ष में आएगा तो पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग देश छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।